नमस्कार, फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ रीट एसआई लेवल का एक टॉपिक वर्ण विचार। देखिए, वर्ण विचार टॉपिक अपन पिछली 2 क्लासेस से पढ़ रहे हैं और वर्ण विचार टॉपिक में ही अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्वर। और स्वरों में अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण और स्वरों का वर्गीकरण मैंने बताया था कि स्वरों को अपन 5 मोटे आधारों पर बांटकर है वो पढ़ते हैं। और 5 आधारों पर जब अपन बांटते हैं तो अपनों ने सबसे पहला देखा था मात्रा काल के आधार पर वर्गीकरण। मात्रा काल के आधार पर वर्गीकरण। और दूसरा अपनों ने देखा था उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, मात्रा काल के आधार पर जो वर्गीकरण है वो कल की क्लास में अपन पढ़ चुके हैं और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। देखिए, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण सिर्फ मुख की सहायता से किया जाता है, जबकि कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका अपन उच्चारण करते हैं तो उनके लिए नाक की सहायता भी ली जाती है। मूल रूप में यदि अपन देखें तो कोई भी स्वर ऐसा नहीं है जिसके उच्चारण में नाक की सहायता ली जाएगी, परंतु उनको अपन बना सकते हैं। कैसे समझते हैं अपन? उच्चारण के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। कौन कौन से? अनुनासिक स्वर, दूसरा अननुनासिक या निरनुनासिक स्वर। 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। अनुनासिक कौन से होंगे? पहले अपन देखते हैं अनुनासिक स्वर। देखिए, जिन स्वरों की सहायता से सामान्य तौर पर यदि अपन इसको पढ़ें तो जिन वर्णों के उच्चारण में नाक की सहायता ली जाएगी वे कौन से कहलाएंगे? अनुनासिक वर्ण कहलाएंगे। ये सामान्य मैंने वर्णों के बारे में बताया है। अब अपन देखते हैं स्वरों के बारे में। तो देखिए, जो स्वर जिनके उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता ली जाएगी वे स्वर क्या कहलाएंगे? अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। अब अपन स्वरों का मूल रूप देखते हैं। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ आ, इ उ री, ए, आई, ओ और औ। अब इन चारों को मैंने बोलकर लिखा है। आपको लगा कि किसी भी उच्चारण में मैंने नाक की सहायता ली है? नहीं। तो देखिए, मूलतः कोई भी स्वर जो है, मूलतः कोई स्वर अनुनासिक नहीं है, अनुनासिक नहीं है, परंतु इन्हें है वो अनुनासिक बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? चंद्र बिंदु की सहायता से। कैसे? जैसे आंख में अपन लिखते हैं ई ई ई उ। इस प्रकार से अपन सभी स्वरों के ऊपर है वो चंद्र बिंदु लगाकर अनुनासिक बना सकते हैं। तो देखिए,
उच्चारण के आधार पर जो पहला वर्गीकरण है अनुनासिक, उसमें मुख के साथ साथ नाक की सहायता लेकर स्वरों का उच्चारण किया जाएगा। मूल रूप में तो कोई भी अनुनासिक नहीं होता, परंतु चंद्र बिंदु लगाकर अपन आवश्यकता के अनुसार और इनको अनुनासिक बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा वर्गीकरण देखते हैं। दूसरा वर्गीकरण कौन सा? यही अननुनासिक, अनुनासिक या फिर निरनुनासिक। ये अन और निर उपसर्ग लगाकर शब्द है वो बनाया गया है, और अन और जो निर उपसर्ग होता है उसका शाब्दिक अर्थ नहीं से लिया जाता है। तो जिनमें नाक की सहायता है वो नहीं ली जाए वे स्वर क्या कहलाएंगे? अननुनासिक या निरनुनासिक। और मूल रूप में जो सभी के सभी स्वर है, मूल रूप में सभी स्वर जो है वो कैसे होते हैं? अननुनासिक या निरनुनासिक ही होते हैं। जैसे अ, आ, ई। तो ये सभी स्वर मूल रूप में अननुनासिक या निरनुनासिक ही होते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने जो दूसरा वर्गीकरण है वो पढ़ा उच्चारण के आधार पर, और अब अपन शुरू करने जा रहे हैं तीसरा वर्गीकरण। अब आप ही मुझे बताइए कि तीसरा जो वर्गीकरण है वो कौन सा है? मैंने कल आपको एक सूत्र बताया था, माऊ जियो। तो मा उ मात्रा काल के आधार पर, उ से उच्चारण के आधार पर। अब तीसरा जी, तो जिह्वा के उत्थापित या फिर मैं कहूं उठने के आधार पर। देखिए ये आपकी गली है और इधर से दो लोग हैं वो दौड़ते हुए आ रहे हैं, या फिर मैं यूं कहूं 3 लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये 3 लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो आप इसमें इन तीनों में आगे किसको मानेंगे? ये इधर आपका घर है, ये आपका घर है, और इधर इस गली से दौड़ते हुए आ रहे हैं। अगर इधर आ रहे हैं तो ये सबसे आगे माना जाएगा, ये बीच में माना जाएगा, और बीच में जो होता है उसको अपन मध्य भी कह सकते हैं, और ये सबसे बाद में माना जाएगा, और जो बाद में होता है उसे अपन हिंदी में पश्च भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी जो जीभ है उसके वर्गीकरण को अपन पढ़ेंगे। ये हमारी जीभ है, इसमें यहां अगर क्रियाशील होगी या ये भाग जब क्रियाशील होगा तो उस समय जो उच्चरित वर्ण होंगे वो पश्च भाग में माने जाएंगे, और ये भाग जब क्रियाशील होगा तब मध्य भाग क्रियाशील होने के कारण मध्य माने जाएंगे, और ये भाग जब क्रियाशील होगा तब ये भाग अग्र माना जाएगा। और इसी आधार पर यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जिह्वा के उत्थापित आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है, अर्थात जीभ के उठने के आधार पर या जीभ के क्रियाशील बनने के आधार पर अपन स्वरों को 3 भागों में बांटकर है वो पढ़ सकते हैं। कैसे और कौन कौन से? तो देखिए, पहला जो होता है वो होता है अग्रभाग, दूसरा जो वर्गीकरण होता है वो मध्य भाग होता है, तीसरा जो वर्गीकरण होता है वो पश्च भाग कहलाता है। यहां पर देखिए, अग्र, मध्य और पश्च ये 3 भागों में बांटकर अपन सभी स्वरों को पढ़ेंगे। स्वर अपने पास कौन कितने हैं? 11 है। अब देखिए ए में यूं लग रहा है कि बीच का भाग क्रियाशील हो रहा है। अब देखिए आ यहां पर क्रियाशीलता आ रही है तो ये पश्च भाग में चला जाएगा। ये ई पीछे की तरफ अपन जा रहे हैं, पीछे का भाग क्रियाशील हो रहा है,
सामान्यतः ये अपन जिसे मानते हैं, अपन तो हमारे जीव के जो आगे का भाग है उसे पीछे का मानते हैं और बाहर का भाग है उसे आगे का मानते हैं, परंतु ये वर्गीकरण में थोड़ा सा विपरीत अपने को करके देखना होता है। कैसे? क्योंकि अपन यहाँ पर जो सामान्यतः अपन पीछे मानते हैं वो अग्र कहलाता है और ये बाहरी भाग जो है वो पश्च कहलाता है। तो ई ई ए आई ये तो दोनों माने जाएंगे, दोनों जो ग्रुप है या जोड़े हैं वो माने जाएंगे अग्र में, ई ई ए आई। मध्य में ए आ जाएगा और पश्चिम में बाकी जो भी बचे वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो ए आ गया, फिर आ गया, फिर ई आ गया, उ और फिर ए आई यहाँ पर आ गया तो ओ औ आ जाएगा। यहाँ पर अपन री को इस वर्गीकरण में नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए जीवा के उठने के आधार पर 3 भागों में, तो 3 भागों में जो अग्र है उसमें कौन कौन से स्वर आ जाएंगे? ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, ए आई आ जाएगा। ठीक है, मध्य भाग में कौन सा स्वर आ जाएगा? ए आ जाएगा और पश्च भाग में बाकी बचे हुए सारे आ जाएंगे। तो ये आप याद रखिए कि जो अग्र भाग है ई ए आई, यानी पीछे से अपने को लग रहा है कि कंपन हो रहा है, क्रियाशीलता आ रही है, तो उसको याद कर लेना और एक ये मध्य वाले ए को याद कर लेना। बाकी बचे के बचे सबके सबके इसमें चले जाएंगे, पश्च में चले जाएंगे। तो पश्च में कौन कौन से आ जाएंगे? आ, उ, ओ, औ। इस प्रकार से यहाँ पर अपनों ने स्वरों का जो है वो तीसरा वर्गीकरण पढ़ा जीवा के उठने के आधार पर। अब आप मुझे बताइए कि चौथा वर्गीकरण कौन सा था? मैंने आपको एक सूत्र के तहत बताया था, मा ओ जी ओ। तो यहाँ पर अब कौन सा आ जाएगा वर्गीकरण? औष्ठ गोलाई के आधार पर। इस आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटकर पढ़ा जाता है? 2 भागों में। कौन कौन से? वृत्ताकार या वृत्तमुखी, तो दूसरा अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी, यहाँ पर 2 नियम है। हाँ, तो इसमें क्या अंतर है? वृत्ताकार यानी गोल गोल होना, वृत्तमुखी हमारा मुख गोल गोल होना। तो इसमें यूं होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में अपन किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? ओष्ठ के आधार पर। तो जो ओष्ठ है, या फिर मैं हिंदी में लिखूं तो होठ जो है वो गोल हो जाते हैं। तो वे स्वर क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार या वृत्तमुखी। जबकि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल न होकर इधर उधर फैल जाते हैं, उस समय जो उच्चरित वर्ण होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। तो पहला कौन सा? वृत्ताकार या वृत्तमुखी। तो दूसरा कौन सा? अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। अब यहाँ पर आप मेरी सहायता करेंगे कि कौन सा वृत्ताकार है, कौन सा अवृत्ताकार है। अपन शुरू से लेते हैं। कहीं भी होठ गोल गोल हुए? नहीं हुए, तो इसमें आ जाएगा। आ होठ गोल गोल नहीं हुए।
ई नहीं, ई नहीं, ऊ, अब होठों की गोलाई आ रही है, ऊ, तो यहाँ पर ऊ कर लो, ऊ, बड़ा ऊ भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद री, री को अपन लेंगे तो री में भी कहीं होठ गोल गोल नहीं होते, सामान्यतः इन वर्गीकरण में री को शामिल नहीं किया जाता, फिर भी अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद ए, ए में कहीं भी होठों की गोलाई है वो नजर नहीं आती। आई, आई में भी नजर नहीं आती। अब देखें ओ, तो ओ, ओ में होठ गोल गोल हो रहे हैं। फिर आउ, आउ में भी होठ गोल गोल हो रहे हैं, हो गए। उ, ऊ, ओ, औ, ये 4 स्वर तो वृत्ताकार या वृत्त मुखी माने जाते हैं, जबकि बचे हुए ये जो सभी के सभी स्वर हैं, कितने बच गए? 7। ये सातों के सातों स्वर कौन से माने जाएंगे? अवृत्ताकार या अवृत्त मुखी। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपनों ने जो पढ़ा वो अगला वर्गीकरण पढ़ा। सामान्यतः अपनों ने यहाँ पर 4 वर्गीकरण पढ़ लिए हैं। सबसे पहले मात्रा काल, उसके बाद उच्चारण, फिर जीवा और फिर ओष्ठ। तो आज की क्लास में इतना ही। अंतिम एक भाग पढ़ा है वर्गीकरण का। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।